हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स शो में। तो स्टूडेंट्स, आज हम 29 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे कि आपके एग्जामिनेशंस नज़दीक हैं तो अपनी तैयारी को, अपनी मेहनत को बहुत अच्छे से करिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पे आप प्रैक्टिस जो क्वेश्चंस होते हैं आपको बताना है कमेंट में कितने क्वेश्चंस आप सही कर पाते हो। पीडीएफ का लिंक आपको रोज हम डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, उसको स्क्रॉल करके फैक्ट्स को पढ़िए, बार बार बोलिए, ठीक है। जो भी यहाँ पे मैं हाईलाइट करवाती हूँ चीज़ें, उनको बार बार बोलने की प्रैक्टिस करो, ठीक है। आपको याद रखनी है चीज़ों को। तो वो फैक्ट्स आपके किस तरीके से एमसीक्यू फॉर्मेट में आएंगे यहाँ पे हम कवर करते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्लास को एंड ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। ओके स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू द क्लास एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो पहला प्रश्न देखेंगे बच्चों पहले कि विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स आर नेगेटिवली अफेक्टेड बाय फेयरनेस क्रीम्स। जो हम फेयरनेस क्रीम्स का प्रयोग करते हैं, राइट। यहाँ पे जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं, कॉस्मेटिक्स का जो पार्ट होती हैं, एक रिसेंट स्टडी हुई है स्टूडेंट्स केरला में। कहाँ पे हुई है ये स्टडी? जो रिसर्चर्स हैं केरला के, राइट। तो वहाँ पे ये स्टडी करी गई है। बॉडी पार्ट्स जो है हमारी बॉडी के, उसमें फेयरनेस क्रीम का प्रयोग करने से कौन सा जो ऑर्गन है, ठीक है, कौन सा शरीर का अंग है जिसको नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है इन क्रीम्स का जो अफेक्ट है हम जो यूज़ करते हैं। तो लिवर है, किडनी है, लंग्स या फिर मेडुला। तो स्टूडेंट्स याद रखना है आपको, इसका उत्तर हो जाएगा किडनी, ठीक है। किडनी को ये नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, उसकी प्रोग्रामिंग को, या वो जैसे फंक्शन करती है, काम करती है, उसकी प्रक्रिया को स्लो कर सकता है। और रिसर्च ये करी गई है केरला में, मल्लपुरम जो है जगह, वहाँ के रिसर्चर्स ने इस पे स्टडी करी है, ठीक है। मल्लपुरम डिस्ट्रिक्ट है केरला में, राइट। एक थ्रिसूर डिस्ट्रिक्ट भी न्यूज़ में था रिसेंटली। ओके बच्चों, तो केरला का आप याद रखोगे, एक जो ये पहली स्टेट हो जाती है भारत में जिसमें जुडिशियल सिटी जो है वो बनी, ठीक है। जुडिशियल सिटी बनाने वाली ये पहली स्टेट है भारत में, पहला राज्य है, एक ये आया था। और साथ में ही जो अभी एवियन इन्फ्लुएंजा न्यूज़ में चल रहा है ना, H5N1 जो इसका वेरिएंट है, किसकी बात कर रहे हैं हम? एवियन इन्फ्लुएंजा, जो बर्ड्स के इन्फेक्टेड जो बर्ड्स होते हैं ना, जैसे कि डक्स हैं। तो यहाँ पे H5N1 हम डक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, बतख होते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उन डक्स, अगर उनसे ये इन्फ्लुएंजा जो है ह्यूमन में फैलेगा तो नुकसान करेगा, जिसको हम कह रहे हैं एवियन इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये भी रिसेंटली न्यूज़ में है, आप याद रखोगे। कहाँ पे ये देखा जा रहा है, इसका जो इसके केसेस बढ़ रहे हैं, ये जो वेरिएंट है H5N1 केरला की स्टडी में देखा गया है, ठीक है ना। क्लियर है, इतना याद रखोगे। तो यहाँ पे फेयरनेस क्रीम्स और किडनी से कनेक्ट करना है आपको कि अफेक्ट करता है नेगेटिवली। चलो स्टूडेंट्स, अगला प्रश्न देखेंगे। इन विच सिटी द फोर्थ मीटिंग ऑफ टास्क फोर्स फॉर टूरिज्म डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स रिसेंटली द्रौपदी मुर्मू ने भी क्या किया था, नॉर्थ ईस्ट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है ना। तो टूरिज्म डेवलपमेंट की बात हो रही है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, उसमें एक मीटिंग हुई है टास्क फोर्स की। ओके, तो ये कहाँ पे हुई पूछा गया है, मसूरी, बेंगलोर, न्यू दिल्ली या मुंबई। आपको याद रखना है इसका आंसर कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो टूरिज्म डेवलपमेंट है, ठीक है, उत्तर पूर्व के पर्यटन विकास हेतु टास्क फोर्स की जो मीटिंग हुई है वो न्यू दिल्ली में हुई है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्टूडेंट्स चलते रहते हैं, वहाँ पे जो है अलग अलग स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है, प्रोजेक्ट्स है, हाइड्रो पावर है ना। तो जो 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, उनकी बात करी गई है यहाँ पे, ठीक है। तो न्यू दिल्ली में है, याद रखोगे। और कुछ इंपॉर्टेंट डेटा को जानेंगे हम कि ये जो इनिशिएटिव्स लिए गए हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को लाने के लिए, वो कौन कौन से हैं। जैसे कि एक है भारतमाला प्रोजेक्ट, है ना, रीजनल कनेक्टिविटी ऑफ जिस उड़ान स्कीम, RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है। वहाँ पे जो भी आपके रोड प्रोजेक्ट्स हैं, कनेक्टिविटी है, रूरल एरिया है, अर्बन एरिया है, उसको आपस में जोड़ने के लिए। तो ये नॉर्थ ईस्ट सेक्टर के अंदर हम बात कर रहे हैं कनेक्टिविटी और इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पे कलादन मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्टेशन के प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। और हाईवे बनाया, कौन सा, इंडिया, म्यांमार और थाईलैंड का ट्राइलेटरल हाईवे। फिर देखो, अगर हम टूरिज्म की ही बात करें, जैसे कि हमने अभी देखा, तो विविधता से विश्वास स्कीम, ये भी अभी द्रौपदी मुर्मू ने नॉर्थ ईस्ट के लिए रिसेंटली इनॉग्रेट करी, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट सेक्टर की हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, जो उत्तर पूर्व एरिया है,
स्टेट्स हैं। टूरिज्म का देखें तो स्वदेश दर्शन स्कीम है और डिजिटल नॉर्थ ईस्ट विजन, साथ में ही नेशनल बेम्बू मिशन। सो अधिकतर जो ट्राइब्स हैं स्टूडेंट्स वो हमें देखने को मिलती है नॉर्थ ईस्ट में, उनके जो अधिकार हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी लगातार अपडेट्स आते रहते हैं, रूल्स जो हैं वो निकलते रहते हैं। ठीक है जी, क्लियर है इतना? नॉर्थ ईस्ट के अंदर हो जाएगा ये मीटिंग जो हुई है टास्क फोर्स की न्यू दिल्ली में। ठीक है, अगला प्रश्न देखोगे बच्चों, पढ़ोगे इसको। SJVN लिमिटेड ने इनॉग्रेट करा है भारत का पहला, क्या है ये, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है, ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इन विच स्टेट, कंबाइंड हीट एंड पावर। तो पूरा टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्रीन हाइड्रोजन डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी से इंडिया में हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल, ठीक है, ईंधन की तरह यूज़ करने के इनोवेटिव तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन पे किस तरीके से हम रिसर्च कर सकते हैं और इंडिया को इसका हब बना सकते हैं, ग्लोबल हाइड्रोजन हब। ठीक है, ग्लोबल हब फॉर हाइड्रोजन। तो यहाँ पे ग्रीन हाइड्रोजन पे रिसर्च हो रही है, अलग अलग प्लांट्स का इनॉग्रेशन हो रहा है। रिसेंटली हरियाणा में भी, हरियाणा के हिसार में भी क्या हुआ था, पहला जो है वो ग्रीन जिस हाइड्रोजन प्लांट लगाया गया। ठीक है, हाइड्रोजन प्लांट, ग्रीन हाइड्रोजन पे प्लांट लगाया गया, तो यहाँ पे ये हरियाणा का हिसार हो जाता है। अब यहाँ इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ये ग्रीन हाइड्रोजन पे प्रोजेक्ट है। तो महाराष्ट्र, केरला, हिमाचल प्रदेश और पंजाब में से सही उत्तर कौन सा स्टेट हो जाएगा स्टूडेंट्स? इसमें हिमाचल प्रदेश इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन सी को आप याद रखोगे, हिमाचल प्रदेश, जिसकी 2 कैपिटल होती हैं, समर कैपिटल शिमला, ठीक है, और धर्मशाला आपकी कौन सी है, विंटर कैपिटल। याद रखेगा इतना। CM कौन है? सुखविंदर सिंह। याद रहेगा स्टूडेंट्स, हिमाचल प्रदेश की हम बात कर रहे हैं, तो ऐसे ही आप याद रखना हाइड्रोजन और हिमाचल का नाम। ठीक है, जब ग्रीन हाइड्रोजन की बात आएगी तो हिमाचल को अपने दिमाग में ले आना। ठीक है, ओके है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अलग अलग स्कीम्स भी चलाई जाती हैं हिमाचल प्रदेश में, क्योंकि नॉर्दर्न एरिया है, हिमालयाज हैं, तो ग्रीन डेवलपमेंट स्कॉलरशिप स्कीम भी आई एक। ठीक है, ग्रीन डेवलपमेंट स्कॉलरशिप स्कीम है, एक ड्रोन दीदी स्कीम है। हिमाचल में स्टूडेंट्स मंडी है ना, मंडी, तो IIT मंडी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT मंडी द्वारा भी यहाँ पे ड्रोन्स बनाए गए और ड्रोन दीदी स्कीम कहा गया है, जिसमें वुमेन को हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के लिए और डिफरेंट मल्टीपर्पज ड्रोन्स यहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, ड्रोन दीदी स्कीम के तहत। फिर यहाँ पे देखो रवि नदी जो है वो बहती है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इसका ओरिजिन पॉइंट है। ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट इसका ओरिजिन पॉइंट है रवि नदी का, याद रखना है आपको, हिमाचल प्रदेश से, और ग्रीन हाइड्रोजन से आप इसका नाम याद रखोगे। ठीक है, एक यहाँ पे स्टूडेंट्स डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई भी पाई गई, डस्टेड अपोलो बटरफ्लाई। ठीक है, तो बटरफ्लाई का जब नाम आए तो आपको याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश, और यहाँ पे बटरफ्लाई ना अलग अलग तरीके की न्यूज़ में रहती हैं, जैसे कि एक नेप्टिस फिलेरा भी न्यूज़ में थी अभी, कल परसों ही मैंने आपको बताया था नेप्टिस के बारे में, नेप्टिस फिलेरा। तो फिलेरा और फ्लाई मतलब क्या है, ये बटरफ्लाई है, कहाँ देखी गई, अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अभी वाली जो है वो अपोलो बटरफ्लाई है और हिमाचल प्रदेश। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, एक टॉपिक को पकड़ के उसे एज अ केस स्टडी लेके चलते हैं, वहाँ का जितना भी डेटा होता है आजकल में जो न्यूज़ में था, ठीक है, या एक मंथ पहले भी, तो वो हम कवर कर लेते हैं। तो आप याद रखोगे इन फैक्ट्स को, इंपॉर्टेंट जानकारियों को, और नोट करते चलोगे। एक बार हम देखेंगे कि ये पूरा जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ग्रीन हाइड्रोजन का, ये कौन सी कंपनी द्वारा जो है शुरू करा जाएगा, इनॉग्रेट तो हो चुका है, कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी इसमें, मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्टर कौन है, राजकुमार सिंह। पावर तो बच्चों राजा के पास ही होती है ना, पावर तो राजा के पास ही होती है। राजकुमार सिंह, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, याद रखोगे। ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आता है ये SJVN लिमिटेड, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए मिनी रत्ना कैटेगरी, इसमें जो A है, ठीक है, मिनी रत्ना कैटेगरी में आता है। 1988 में एस्टेब्लिश हुआ और शिमला में ही ये लोकेटेड है, HP में। ठीक है, ओनर देखो गवर्नमेंट के पास 60% स्टेक है इसके, 60% जो शेयर होल्डिंग है वो किसकी है, गवर्नमेंट की है। और हिमाचल प्रदेश, अगर हम स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, यहाँ पे ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के पास इसके 26-27% शेयर होल्डिंग है। ठीक है, ये जो कंपनी है जिसका ये प्रोजेक्ट है,
तो देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे इंडिया का पहला मल्टीपर्पज ग्रीन हाइड्रोजन जो प्रोजेक्ट रहेगा कितने मेगावाट का है ये 1500 मेगावाट। ठीक है, तो इट्स अ बिग डील। याद रखेंगे कौन सा हाइड्रो पावर प्लांट है ये, हाइड्रो पावर स्टेशन है नाथपा झाकड़ी जिसको NJHPS बोला गया है, नथपा झाकड़ी। ठीक है, नथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन है, झाकड़ी में लोकेटेड है ये। ठीक है, और इसको हाई वेलोसिटी ऑक्सीजन फ्यूल के लिए भी यूज करा जाएगा बिजली बनाने के लिए। बेसिकली स्टूडेंट्स फ्यूल होते किस लिए हैं, हम क्यों यूज करते हैं अलग अलग फ्यूल्स का, चाहे वो सोलर पावर है, विंड है, पानी है। ठीक है, तो अलग अलग चीज़ों से हम बिजली बनाने के ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं, पर अभी ना ये सब थोड़ा फेल होता हुआ दिख रहा है क्योंकि एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, पैसा बहुत लगता है। यहाँ पे ये भी हमारा एक ऑल्टरनेट हो सकता है। ग्रीन, ग्रीन क्यों बोल रहे हैं हम, ग्रीन मतलब क्लीन, मतलब इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। ठीक है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन की बात करी जा रही है एज एन ऑल्टरनेट फ्यूल बिजली बनाने के लिए, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो फ्यूल सेल होता है ना जिसके अंदर इलेक्ट्रोड्स भी होते हैं, जनरेशन होता है। ठीक है, बड़े बड़े लेवल पे प्लांट सेटअप होते हैं, तो 25 किलोवाट कैपेसिटी का फ्यूल सेल यहाँ पे क्या करेगा, बिजली बनाने की मदद करेगा। ठीक है, टोटल देखो 1500 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, नाथपा झाकड़ी हाइड्रो पावर स्टेशन। याद रखोगे इनॉग्रेटर चेयरपर्सन और MD है जो गीता कपूर, उस कंपनी में SJVN में उन्होंने करा है इसका 24 अप्रैल को। और स्टूडेंट्स एक इम्पॉर्टेंट मिशन है हमारे भारत में NGHM यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो उससे ये ओवरलैप करेगा और हमारा जो डेवलपमेंट है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन में उसके अंदर इंडिया को सेल्फ रिलायंट और सक्षम बनाने में ये मदद करेगा। इंपॉर्टेंट हो जाता है, डबल स्टार लगा लेना। याद रखना है आपको हिमाचल प्रदेश। ठीक है जी, इतना क्लियर है, पूरी केस स्टडी हो गई। अब देखो नेक्स्ट, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अब ये भी स्टूडेंट्स क्या है, एक एंटरप्राइज है ना, एक एंटरप्राइज है, एक PSU है यहाँ पे। तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जिसको हम REC भी कह देते हैं, रिसेंटली इसको अवार्ड भी मिला था सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए, ग्रीन क्लाइमेट फंड का अवार्ड इसको मिला। ग्रीन फाइनेंसिंग करता है ये। ठीक है, जो ग्रीन प्रोजेक्ट्स होते हैं, सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसके अंदर ये फंडिंग का काम करता है। ठीक है जी, तो देखो यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हाउ मैनी बिलियन जापानीज येन ग्रीन लोन मिला है सेस में टू फाइनेंस ग्रीन प्रोजेक्ट्स इन इंडिया। तो फाइनेंसिंग करने के लिए यहाँ पे कितने बिलियन का देखो इनको क्या मिला है, फंडिंग मिला है लोन के लिए। ठीक है, लोन है, लोन हाउ मैनी बिलियन जापानीज येन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इन चारों में से सही उत्तर क्या है, ग्रीन प्रोजेक्ट्स की फाइनेंसिंग के लिए कितना फंडिंग यहाँ पे उठाएंगे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है जी, हाँ जी, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, D 60.536 बिलियन। याद रखेंगे इसको। ठीक है, REC की हम बात कर रहे हैं। अभी देखो हमने क्या बात करी थी, ग्रीन हाइड्रोजन का प्लांट है ना, प्रोजेक्ट है, वो इनॉग्रेट हुआ हिमाचल प्रदेश में। अब क्या पूछ लिया आपसे, हिमालयन हाइड्रो एक्सपो वॉज इनॉग्रेटेड इन विच सिटी। अब ये एक्सपो आ गया। एक्सपो क्या होता है, एग्जीबिशन टाइप। ठीक है, ब्रॉड लेवल पे जिसके अंदर अलग अलग इनोवेटिव चीजें होती हैं, कंपनीज होते हैं, बिजनेस होते हैं, कोलैबोरेशन होता है। ठीक है, तो हिमालयन हाइड्रो एक्सपो है 2024, कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ है बताना है स्टूडेंट्स, ईटानगर, काठमांडू, थिम्पू या फिर श्रीनगर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, काठमांडू, द कैपिटल ऑफ नेपाल। नेपाल के प्रेसिडेंट का नाम बताएंगे आप। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर तो कौन है, पुष्प कमल दहल। यहाँ पे प्रेसिडेंट का नाम भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो आपको बताना है स्टूडेंट, कमेंट सेक्शन में बताएंगे इसको। और काठमांडू नेपाल की कैपिटल इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार जानेंगे इसकी डिटेल्स के बारे में। ठीक है, कि क्या इसके अंदर जो है प्रोजेक्ट किया गया है, वैसे सेम ही रहेगा, इसमें हाइड्रो पावर प्रोडक्शन की बात करी जाएगी, इंडिया कैसे इसके अंदर आगे ग्रो करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स कैसे आएंगे। तो देखो हिमालयन हाइड्रो एक्सपो 2024 की डेट क्या है इसके एक्सपो की, जो ये काठमांडू में हुआ 24 से 26, और काठमांडू में भ्रिकुटी मंदिर। ठीक है, भ्रिकुटी मंडप में, यहाँ पे नेपाल में लोकेटेड है। राइट, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है IPPAN इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ऑफ नेपाल, उन्होंने ये पूरा ऑर्गेनाइज करा हाइड्रो पावर की पूरी टेक्नोलॉजी को दिखाने के लिए, वो भी नेपाल के लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है हाइड्रो पावर प्लांट्स। ठीक है, हाइड्रो पावर प्रोडक्शन में जो नेपाल का टारगेट है, जो डिमांड है, जो कैपेसिटी है, वो 2800 मेगावाट को पार कर रही है। तो उसको यहाँ पे पूरा रिफ्लेक्ट करने के लिए इस एक्सपो में
जो प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन है हाइड्रो पावर में बेसिकली, उसको दर्शाने के लिए एक्सपो हुआ। नेपाल का नाम याद रखोगे, काठमांडू में ये हुआ है। ठीक है, क्लियर है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, व्हेन इज द वर्ल्ड मलेरिया डे की बात हो रही है, तो मलेरिया डे जो है कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल, 6 दिसंबर, 7 जनवरी या फिर 30 मार्च। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? अप्रैल की न्यूज़ पढ़ रहे हैं हम, है ना। 25 अप्रैल इज द राइट आंसर। ठीक है, तो मलेरिया जो विश्व मलेरिया दिवस है स्टूडेंट्स, 25 अप्रैल इज द राइट आंसर। यहाँ पे जो मलेरिया फीवर है, जो बुखार है, ठीक है, तो इसके अंदर स्टूडेंट्स क्या रहता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटोज के कारण होता है, राइट। मलेरिया और डेंगू फीवर जो होते हैं, ठीक है, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है और हम इसको विश्व से कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं। भारत में भी काफ़ी केसेस रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्लाइज हैं, फीमेल एनोफिलिस, ठीक है, पैरासाइट जो होता है, जिसको एक होस्ट चाहिए होता है अपनी बॉडी के लिए, ठीक है, तो पैरासाइट जो होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, है ना, ऐसे जो लोग हैं जो हमारी बॉडी पर अटैक करके क्या करते हैं? अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और पूरा जो ये इन्फेक्टेड है हमारी बॉडी को कर देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखोगे कि हमारी जो फाइट है मलेरिया के अगेंस्ट, उसमें क्या है? क्या दर्शाने के लिए? अवेयरनेस के लिए। ठीक है, किसके अंदर? जो मलेरिया दिवस है उसके अंदर देखो मोस्ट इम्पैक्टेड रीजन का बताया गया है। सबसे ज़्यादा केसेस मलेरिया के कहाँ पे देखे गए हैं? अफ्रीकन रीजन में। ठीक है, तो अफ्रीकन रीजन है जिसमें 94% जो है वो मलेरिया केसेस हैं और डेथ भी हुई हैं। सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड देश है ये। ठीक है, वल्नरेबल ग्रुप्स कौन है यहाँ पे? जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, जो आपके न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, और 5 साल तक के बच्चे हैं, माइग्रेंट्स हैं जो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सब यहाँ पे ज़्यादा वल्नरेबल रहते हैं, जिनको ये जो बीमारी है वो हो सकती है। और जो आपके गरीब लोग हैं, पुअर पीपल हैं, जिनके पास एजुकेशन नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, अच्छी हाइजीनिक कंडीशंस नहीं है रहने के लिए, है ना, तो गंदगी वगैरह से भी ये फैलते हैं काफ़ी, जो मच्छर हैं, जो पैरासाइट्स हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स 2025 का टारगेट था मलेरिया को कम करने का WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि पूरा होता हुआ अभी नहीं दिख रहा है। ठीक है, उसी को जागरूकता करने के लिए, उसके अंदर देखने के लिए कि हम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ये विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इतना क्लियर है? कोई दिक्कत बच्चों? ठीक है, इतना समझ आता है? चलो आगे देखोगे, इन विच कंट्री द 4th सेशन ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी, किसके लिए? लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट प्लास्टिक पोल्यूशन। अगेन देखो इस साल प्लास्टिक्स कितना न्यूज़ में आ रहा है। आप देख पा रहे हो कि जो एक हम प्रदूषण की बात करते हैं, हम क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, तो प्लास्टिक पोल्यूशन, है ना, पोल्यूशन तो एयर भी है, एयर को अब पीछे छोड़ के प्लास्टिक आगे पहुंच रहा है। तो देख पा रहे हो कितनी सीरियस कंडीशन है, कितना सीरियस इशू है ये। तो यहाँ पे 4th सेशन कौन सी देश ने, ठीक है, समुद्री पर्यावरण INC4 मैरीटाइम एनवायरनमेंट का प्लास्टिक प्रदूषण पर एक क्या है, प्रदूषण पर अंतरराष्ट्रीय कानूनी लीगली बाइंडिंग है जो, ठीक है, तो उसके लिए अंतर सरकारी वार्ता समिति का 4था सत्र किस देश में आयोजित किया गया? 4th सेशन। कनाडा है, बेल्जियम है, ऑस्ट्रेलिया या फिर इंडिया? तो स्टूडेंट्स इसका सही आंसर कनाडा हो जाएगा। ठीक है, कनाडा का नाम याद रखोगे, ओटावा है कैपिटल इसकी, ओटावा है कैपिटल। तो रिसेंटली मैंने आपको ये बताया था कि प्लास्टिक ओवरशूट डे भी प्रोजेक्ट करा गया है कि सितंबर तक आने वाला है, जिसमें हम जो है वो प्लास्टिक को और अभी नहीं झेल पाएंगे। उसकी जो क्षमता है हमारी वर्ल्ड की, विश्व की क्षमता प्लास्टिक को कैरी करने की आउट ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, तो इसीलिए एक आपका जो अभी अर्थ डे आया था, कब मनाते हैं अर्थ डे को? विश्व पृथ्वी दिवस, वर्ल्ड अर्थ डे यहाँ पे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखोगे, यहाँ पे प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक ही इसकी थीम रही है। इसकी थीम को स्टार लगा लो बार बार, ठीक है, बार बार बोलो इसको और याद रखो कि जिसकी थीम में प्लैनेट वर्सेस प्लास्टिक है, प्लास्टिक का नाम अगर आ रहा है तो वो वर्ल्ड अर्थ डे की थीम है। और यहाँ पे 60/40 का टारगेट है। ठीक है, 60/40 का क्या मतलब है कि हमको 60% प्लास्टिक को कम करना है बच्चों 2040 तक। ठीक है, ईयर 2040 तक हमें 60% प्लास्टिक रिडक्शन करना है। 60/40 का इनिशिएटिव है। सिमिलरली यहाँ पे प्लास्टिक पोल्यूशन को लेकर कि प्लास्टिक किस तरीके से जो मेराइन
ऑर्गेनिजम्स हैं, है ना, जितने भी वहाँ पे जो प्रजातियाँ रहती हैं, स्पीशीज़ हैं, ठीक है, मछलियाँ होती हैं, पानी के अंदर जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको प्लास्टिक किस तरीके से नुकसान पहुंचा रहा है उस पर ये सेशन है। कनाडा में देखा गया। प्राइम मिनिस्टर का नाम भी याद रखोगे आप, ठीक है, किसके, कनाडा की हम बात कर रहे हैं, तो जस्टिन ट्रूडेउ, ठीक है, जस्टिन से याद रखना है आपको प्राइम मिनिस्टर का नाम। कनाडा की बात हो रही है तो कनाडा के अंदर प्लास्टिक बहुत ज़्यादा है, याद रखना इसको ऐसे, ठीक है, कनाडा और प्लास्टिक को लिंक करोगे, ठीक है बच्चों, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हु हैज बीन अपॉइंटेड चेयरमैन, कौन अपॉइंट हुए हैं भाई, एथलीट्स कमीशन है ये, कौन सा, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बात हो रही है WFI की, जो पिछले कुछ महीनों में, पिछले साल काफी चर्चा में था, प्रोटेस्ट हुए थे, है ना, किनके अगेंस्ट, बृजभूषण शरण सिंह, पूरा जो हैरासमेंट का केस था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अभी चेयरमैन के लिए अपॉइंटमेंट है, किसमें, एथलीट्स कमीशन में, WFI के, तो याद रखना है आपको नरसिंह पंचम इज द राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो पंचम से याद रखेंगे, ओलंपिक, इसमें कॉमनवेल्थ गेम्स में भी जो गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, ठीक है, नरसिंह पंचम, ओके है। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की हम बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, ऑप्शन सी याद रखेंगे आप, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखो, विच मेडल डिड इंडिया का जो पैराशूटर है मोना अग्रवाल, इंडियन पैराशूटर है मोना अग्रवाल, उन्होंने जीता है वुमेन में, ठीक है, 10 मीटर एयर राइफल एट वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट टूर्नामेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स एक शूटिंग इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन भी है, ठीक है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन है। सिमिलरली यहाँ पे वर्ल्ड शूटिंग पैरा टूर्नामेंट जो कहाँ पे हुआ है रिसेंटली, बताएंगे इसको, हाँ जी, कोरिया में, ठीक है, तो कोरिया में हुआ, ये कोरिया में हुआ टूर्नामेंट, जीता किसने है, इंडिया के मोना अग्रवाल ने, वुमेन कैटेगरी में 10 मीटर एयर राइफल में। और यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा मेडल है, यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज, सही उत्तर हो जाएगा गोल्ड मेडल का, ठीक है, तो गोल्ड मेडल है, इसलिए इसको स्टार लगा लेना। ये जो है स्टूडेंट्स इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, ठीक है, पैरा स्पोर्ट है ना यहाँ पे, तो पैरालंपिक कमेटी जिसके हेडक्वार्टर बॉन में है, जर्मनी में, पैरालंपिक कमेटी के, ठीक है, जर्मनी कहाँ है, यूरोप में, ठीक है, कैपिटल है बर्लिन, जानते हो। तो हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी, बॉन, जर्मनी में हेडक्वार्टर्स है, और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता है, नाम है इनका मोना अग्रवाल, इंडियन ये हो जाती है, ठीक है, वुमेन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे बात हो रही है इन विच सिटी 10th राउंड ऑफ इंडिया जापान कंसल्टेशन ऑन डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन एंड एक्सपोर्ट कंट्रोल्स वाज हेल्ड। तो ये हुआ है 10th राउंड किसके बीच में, इंडिया और जापान के बीच में। समझेंगे स्टूडेंट्स इसको कि ये जो है कंसल्टेशन किस पे है, भारत और जापान का, ठीक है, नॉन प्रोलिफरेशन और एक्सपोर्ट कंट्रोल स्टूडेंट्स किस लिए होता है, जितना भी आर्म्स है, एम्यूनिशन है, न्यूक्लियर वेपन टेक्नोलॉजी है, उसका जो लेन देन है, एक्सचेंज है देशों के बीच में, ताकि जो है लड़ाइयाँ और वॉर ना हो, ठीक है, तो उसको बढ़ावा ना देने के लिए एक नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी भी थी, NPT, है ना। तो अब यहाँ पे इंडिया जापान की बात हो रही है, 10th राउंड का डिस्कशन इनके बीच में हुआ है, दोनों देशों के बीच में, कहाँ हुआ है, टोक्यो में, याद रखोगे, उसकी कैपिटल में भी देखा गया है। तो स्टूडेंट्स जापान के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, जापान जो है पहले 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी था, ठीक है, विश्व में जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज हैं US है, चाइना है, US है, चाइना है, ठीक है, तो यहाँ पे जापान की जो रैंक है वो अब 4th हो चुकी है, 3rd पे तो भाई जर्मनी ने ले ली है, अब जो तीसरा रैंक है वो किसने ले लिया है, जर्मनी ने, ठीक है, तो 4th पे आ गया है जापान। तो आपको याद रखना है कि टॉप 10 के जो विश्व की जो लार्जेस्ट इकोनॉमीज है, अर्थव्यवस्था है, वो जापान का 4th है, ठीक है, US और चाइना का 1st और 2nd है, याद रहेगा, US का, चाइना का 1st और 2nd रिस्पेक्टिवली, ओके। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इंडिया और जापान का एक एक्सरसाइज भी हुआ था साथ में ही, जिसका नाम था धर्म गार्जियन, है ना, धर्म गार्जियन, याद रखोगे इसको, धर्म गार्जियन, ठीक है, क्लियर है, एक्सरसाइज है मिलिट्री दोनों के बीच में, बात कर रहे हैं हम जापान की, ठीक है ना।
तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक बार देखेंगे इसके मैप को। हाँ जी बच्चों, तो यहाँ पे आपको मैप दिख रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो टोक्यो इज द कैपिटल एंड आपका साउथ में क्या है, फिलीपीन सी है, पैसिफिक ओशियन में लोकेटेड है ये, साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है, ईस्ट एशिया में, पैसिफिक ओशियन में, साउथ में फिलीपीन सी है। ऑलराइट, तो रशिया है, ताइवान है यहाँ पे जिससे ये बॉर्डर कर रहा है। यहाँ पे देखो ईस्ट चाइना सी है, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, इट इज द सी ऑफ जापान। तो ये सारे स्टूडेंट्स आपको देखी देखी जगह लगेंगी, लेकिन आपको याद रखनी है इसके मैरीटाइम बॉर्डर्स को, सी ऑफ ओकशोस, ठीक है, ओकशो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है सी ऑफ जापान का नाम, ठीक है, शिनानो नदी है यहाँ पे, लेक बीवा है, और जो 4 आइलैंड ग्रुप्स हैं जापान के, जिसमें होन्शु आइलैंड ये है, ठीक है, शिकोकू है, क्यूशु है, राइट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये चारों आइलैंड्स हैं और एक होकाइडो है इधर, ठीक है। तो होकाइडो, होन्शु HH, शिकोकू और क्यूशु याद रहेगा आपको। टोक्यो इज द कैपिटल एंड इनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्टूडेंट्स, क्या नाम है उनका, फुमियो किशिडा, वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जापान की हम बात कर रहे हैं, फुमियो किशिडा, याद रहेगा इतना, ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉप पे आपको रशिया दिखेगा, राइट है इतना, ओके है। 4 आइलैंड ग्रुप्स हैं, टोक्यो कैपिटल है, ओके। ऑल राइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो 10th राउंड ऑफ डिस्कशन हुआ, टोक्यो में हुआ। तो कौन कौन से एरिया थे, कौन कौन सी यहाँ पे जो चीजें हैं जिस पे डिस्कशन हुआ है, न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल डोमेन्स पे, ठीक है, आउटर स्पेस सिक्योरिटी और नॉन प्रोलिफरेशन इश्यूज, कन्वेंशनल वेपन्स और एक्सपोर्ट पे हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इन सारे न्यूक्लियर वेपन्स का, इस टेक्नोलॉजी का। तो ये हाई लेवल मीटिंग हुई है इनके बीच में, ठीक है बच्चों। अब देखेंगे अगला प्रश्न, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन की बात है, IHRC विच वॉज सीन इन द न्यूज इज फंक्शनिंग अंडर विच मिनिस्ट्री, पूछा है आपसे इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन के बारे में। तो रिसेंटली ये देखा गया है, ठीक है, न्यूज में है, किस लिए है अभी हम जानेंगे। मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी, जब बात हो रही है हिस्ट्री की तो आर्ट एंड कल्चर वाली मिनिस्ट्री है, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को याद रखोगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इंडियन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स कमीशन। देखो यहाँ पे इसका जो नया लोगो है और जो नया मोटो है वो देखा गया है, ठीक है, नया लोगो है, नया विजन है। तो अप्रैल 2024 में नया लोगो है, मोटो क्या रख दिया है अब, यात्रा इतिहासम भविष्याम और प्रस्कशन, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स याद रखना है आपको कि जो विजेता है कंपटीशन के, यहाँ पे लोगो डिजाइनिंग हुई, जो मोटो है वो है, तो शौर्य प्रताप सिंह कौन हो जाते हैं, विनर हो जाते हैं। 436 एंट्रीज में से ये जीते हैं, ठीक है। इसका एस्टेब्लिशमेंट स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर में हमने देखा, तो कब हुआ था शुरू, 1919 में, ठीक है। तो ये आर्चिवल मैटर्स इन इंडिया पे क्या करता है, एडवाइस करता है, और जितने भी हमारे प्राचीन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स हैं उनको मैनेज करने का काम भी किसका है, IHRC का। 1919 में ये एस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है ना। शौर्य प्रताप का नाम भी याद रखना है आपको, ठीक है ना, क्लियर है इतना। एक आखिरी प्रश्न और है बच्चों, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। तो यहाँ पे IPR होते हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, जिसके अंदर ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, नॉन डिस्क्लोजर्स होते हैं ना, ये कि कोई और क्लेम नहीं कर सकता अगर हमारा कोई पेटेंटेड वर्क है, ठीक है, कि जो एक इनोवेशन है, जो भी कोई ऐसा काम है तो उसको कोई और क्लेम ना कर पाए, तो उन राइट्स को बचाने के लिए, उन अधिकारों के लिए, ठीक है, किसी भी आर्ट एंड कल्चर का वर्क है, कोई संगीत है, कोई लिटरेचर है, कोई इनोवेशन है, कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विसेज है, उस पे हम जो है अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का क्लेम कर सकते हैं। उसी के लिए यहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाया जाता है और आपको बतानी है इसकी थीम, फिर हम जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। तो वुमेन एंड IP, IPN SDG, IPN यूथ या फिर टेकिंग योर आइडियाज टू द मार्केट, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब आप एलिमिनेट नहीं कर पाओगे। एग्जैक्ट आपको पता होनी चाहिए स्टूडेंट्स, तो एग्जैक्ट में आपको B ऑप्शन IP एंड द SDGs याद रखना है, जहाँ पे IP है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, SDG है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि कितने गोल्स हैं, 17 गोल्स हैं, 2030 का टारगेट है इनको पूरा करने का, ठीक है ना। तो इसके अंदर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी पे बात करी गई है, याद रखना IPN SDG, तो SDG और IP, ठीक है, ये इसकी थीम है, ऑप्शन B। अब देखो यहाँ पे 26 अप्रैल को मनाया जाता है ये
इसका डेट याद रखोगे आप 26, थीम याद रखोगे IPN SDG अभी हमने देखा, इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। फिर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑर्गेनाइज करती है? विपो, राइट। और किसके लिए है ये? जो भी इन्वेंशन हो रहे हैं, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, डिजाइन्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनको एक सर्टिफिकेट देने के लिए कि ये जो है मेरा प्रोडक्ट है, मैंने बनाया है, कोई इसको चोरी नहीं कर सकता या इसको क्लेम नहीं कर सकता कि ये टेक्नोलॉजी भाई आपकी है, ठीक है। इट इज कॉल्ड द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, राइट स्टूडेंट्स। इतना क्लियर है? याद रखोगे 26 IPSDG। सो स्टूडेंट्स दीज क्वेश्चंस आर इंपॉर्टेंट एंड रेलिवेंट। जो मैं स्टार मार्क करके बताती हूँ, फैक्चुअल डेटा आपको समझाती हूँ, वो सब आपने याद रखना होता है, ध्यान से सुनना होता है क्लास को। और कोई भी डाउट या परेशानी आपको आती है किसी भी फैक्चुअल नॉलेज में या किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, तो आप मुझसे ज़रूर डिस्कस करिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है, कि मैम ये वाला फैक्ट जो है वो याद नहीं हो रहा है। और स्टूडेंट्स बाकी बने रहिए आप गैलेक्सी क्लासेस में, ज्वाइन करिए रोज़ 9:30 बजे लाइव हमारे साथ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे बच्चों।